नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या यह बजट चिदम्बरम के 2008 के चुनावी बजट की तरह ही चुनावी रहा? अगर चिदम्बरम ने चुनावी योजनाओं पर दिल खोलकर पैसे नहीं बरसाए तो क्या उन्होंने बाजार को खुला मौका दिया है? जो बजट पेश हुआ है उसमें 2014 की तैयारी कितनी है और 2013 की मजबूरियां कितनी? पहले से चल रही जिन योजनाओं में चिदम्बरम ने पैसे दिए हैं वे पहली नजर में बढ़े हुए तो लगते हैं, मगर मुद्रास्फीति और पिछले बजट से तुलना करने पर बहुत ज्यादा नहीं लगते। मध्यम वर्ग के हिसाब से इस बजट में राहत यही है कि टैक्स के ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर महंगाई कम होने के भी आसार नजर नहीं आते हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देने या निराश होने से पहले बजट पत्र को कई तरह से पढ़ने की जरूरत है। तब आप देखेंगे कि कई मंत्रालयों को प्रणब मुखर्जी जो पैसे देकर गए थे उनमें से कईयों ने अपना पैसा खर्च ही नहीं किया, तो जो जितना खर्च किया है उसी के अनुपात में यह वृद्धि इस बार दर्शाई जा रही है। जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा को 33,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में प्रणब मुखर्जी ने 7,000 करोड़ कम कर दिया था और इसे 33,000 करोड़ पर ले आए थे। यानी मनरेगा के बजट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि मनरेगा पूरे देश में लागू है। बढ़ती महंगाई के संदर्भ में यह अपने आप में एक टिप्पणी है कि क्या मनरेगा अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या पूरा कर पाएगा इतने पैसे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके द्वारा सृजित रोजगार में कमी आ रही है। इसीलिए जब वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 46% बढ़ाकर 80,194 करोड़ किया है, सुनने में तो लगता है कि चिदम्बरम ने कांग्रेस के लिए इस महत्वपूर्ण मंत्रालय को काफी पैसे दिए हैं, मगर बजट के पन्नों को आगे पीछे मिलाकर पढ़ने से ऐसा नहीं लगता। जैसे प्रणब मुखर्जी ने साल 12 और 13 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 76,376 करोड़ रुपए दिए थे। ध्यान से देखिएगा, ये आंकड़े हैं सब। यह मंत्रालय खर्च कर पाया 55,000 करोड़ रुपए, जिसका जिक्र जयराम रमेश कर रहे थे। चिदम्बरम ने प्रणब की तुलना में सिर्फ 5% अधिक पैसा दिया है, लेकिन जितना खर्च हुआ है उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो चिदम्बरम की मेहरबानी 46% अधिक नजर आती है। इसी तरह से आप अगर महंगाई को लेकर चिंतित हैं तो आपकी चिंता थोड़ी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब आप बजट खर्च का हिसाब देखते हैं तो पता चलता है कि चिदम्बरम ने खाद्य सब्सिडी में मामूली वृद्धि की है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया है। अगर यह बिल पास हुआ तो कहते हैं कि ज्यादा दे देंगे, लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए जो 90,000 करोड़ रुपया दिया है उसे नजदीक से देखिए तो कुछ और नजर आएगा। चिदम्बरम ने इस खर्च राशि की तुलना में सिर्फ 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से आप 10,000 करोड़ रुपए अगर आप खाद्य सुरक्षा बिल के लिए निकाल लें तो यह राशि 80,000 करोड़ पर आ जाती है। यानी खाद्य सब्सिडी बिल में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि बल्कि कमी हो जाती है। यानी इसका असर गरीबों पर पड़ेगा। सरकार जब सब्सिडी नहीं देगी तो महंगाई के वक्त, मुद्रास्फीति के वक्त आप निहत्थे हो जाएंगे। सरकार कहेगी कि विकास के जरिए महंगाई दर कम हो जाएगी, लेकिन आप पेट्रोलियम सब्सिडी का भी हाल देखिए। आंकड़ों को समझेंगे नहीं तो बजट जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे में ही निकली। आप और महंगाई के लिए तैयार रहिए, सरकार अब आपकी बहुत मदद नहीं कर पाएगी। यानी सब्सिडी का दौर खत्म हो रहा है, यही उन्होंने अपने बजट में दर्शाया है। जिन मंत्रालयों ने पिछले बजट में पूरे पैसे खर्च नहीं किए उनके अनुपात में जो वृद्धि दिखाई जा रही है उस पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जरूरत राहत की बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए मंत्रियों के हाथ तंग नहीं किए, इसके बावजूद किसी को सजा नहीं मिली। जो किसान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कर्ज माफी इस बार होगी तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी। कृषि मंत्रालय का बजट 27,049 करोड़ किया गया है। इसमें 22% की वृद्धि बताई गई है। अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज की राशि बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। आप जानते हैं कि इस कर्ज का बड़ा हिस्सा अमीर किसानों को मिलता है, छोटे किसानों तक यह पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है अभी भी। वैसे चिदम्बरम ने आपका पैसा आपके हाथ नाम की नई योजना को पूरे देश में लागू कर दिया, जिससे सब्सिडी का बड़ा हिस्सा लोगों के हाथ में नगद रूप में मिल जाए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला बजट आ गया। चुनाव खत्म हो चुका है, इसलिए बजट में हल्ला हंगामा कम है। इसका संदेश यह भी है कि अगर सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों को देखना समझना है तो बजट के बाहर भी देखिए। जिन्हें सिर्फ बजट में देखने की आदत है उनके लिए बजट में भाषण भी है।
लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें बड़ा आइडिया क्या है। अक्सर बजट जब भी आता है तो देखा जाता है, इंतजार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में नई संभावनाएं पैदा करने के लिए बजट में बड़ा आइडिया क्या है। कई लोग निराश हुए, कई लोग उत्साहित भी हैं। सवाल है कि बजट जैसे विस्तृत दस्तावेज को साबुन तेल के दामों में उतार चढ़ाव से देखा जाए, जैसा कि हिंदी चैनलों में होता है, या उन नीतियों को लागू करने के लिए पैसे के इंतजाम और पैसे के खर्च के हिसाब से देखा जाए। फिर इसके लिए भाषण के अलावा उस हिस्से को भी देखना होगा जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं पढ़ा सदन में। अब जिन लोगों ने मेहनत की होगी वो बजट खर्चे के हिसाब वाले पेपर को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष में ही भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $3 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये ट्रिलियन है क्या? इस वक्त $2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी। 55 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो पाई थी, ये उन्होंने कहा। पिछले 5 साल में ही सरकार ने इसका आकार 1 ट्रिलियन यानी $1 ट्रिलियन और बढ़ा दिया। ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एक नया सपना तो है, लेकिन क्या यह नया पैमाना भी है? क्या हम जानबूझकर इस पैमाने को नारे में बदल रहे हैं ताकि बाकी जगहों पर निगाह नहीं जाए और हम सपने में खो जाएं? क्या 55 साल से तुलना करना सही रहता? वित्त मंत्री ने कहा कि 55 साल में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ही पहुंच पाई, लेकिन हमने पिछले 5 साल में $1 ट्रिलियन जोड़ दिया। लेकिन असलियत है $0.9 ट्रिलियन ही जोड़ सकी भारत सरकार, मोदी सरकार, अगर आप कहें तो 1 ट्रिलियन मान लेते हैं। इसी के साथ वित्त मंत्री ने न सिर्फ पिछली सरकारों को एक कतार से खारिज किया, क्योंकि 55 साल में अब सिर्फ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाए, बल्कि दुनिया की दूसरी सरकारें भी उनके इस बयान के साथ खारिज हो जाती हैं। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार हमने देखा, हमने काफी मेहनत की वृंदा और बानी ने मिलकर, कि विश्व बैंक का जो आंकड़ा है वो 55 साल पहले का आंकड़ा देखा हमने कि 1964 में दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज, उसकी आकार 1.8 ट्रिलियन की थी। सोचिए, 1.8 ट्रिलियन की। 2014 में, 1964 के बाद 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की आकार जो है 79.29 ट्रिलियन की होती है। इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो 87 ट्रिलियन है। 1964 में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का साइज ही आज के भारत से कम था, 1.8 ट्रिलियन तो आप अचानक उठकर कैसे कह सकते हैं कि हम जो 55 साल में नहीं कर पाए वो पिछले 5 साल में कर लिया? वित्त मंत्री ने कहा कि आज भारत का स्थान दुनिया में 6ठा है। 5 साल पहले दुनिया में भारत का स्थान 11वां था। फिर भी देखिए कि जब दुनिया की इकोनॉमी का आकार $2 ट्रिलियन भी नहीं था, यानी आज के भारत के बराबर, तब 1964 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 56.48 मतलब $56.48 बिलियन था। उस साल दुनिया में भारत का स्थान 7वां था। सोचिए, इस बार 6ठा है, लेकिन उस वक्त 1964 में हम 7वें नंबर पर थे। दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी में हम तब भी थे। क्या इस तरह से देखें हम? लेकिन उस साल भारत ने कनाडा को पीछे छोड़ा था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान और इटली आगे थे भारत से। तो 55 साल पहले भारत का स्थान 7वां था, 2019 में 6ठा है। क्या हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया? आजकल प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम की? अगर भारत ने 5 साल में अपनी इकोनॉमी 1.85 ट्रिलियन से बढ़ाकर $2.75 ट्रिलियन कर ली है, तो प्रति व्यक्ति आय में हमारी क्या वृद्धि हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के अनुसार 187 देशों में 2018 में भारत का जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 142वें नंबर पर था। 2014 में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 169वें नंबर पर था। सुधार हुआ है, लेकिन हमारी प्रगति की सच्चाई इस आंकड़े में भी दिखती है। क्या आपको यह बताया जा रहा है कि 2018 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में घाना, नाइजीरिया, निकारागुआ, श्रीलंका जैसे देश भारत से आगे थे? हम प्रति व्यक्ति आय की बात क्यों नहीं करते हैं, जिससे पता चले कि जब इकोनॉमी का साइज, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ती है। क्या आदमी और उसकी व्यक्तिगत आमदनी अब महत्वपूर्ण नहीं रही? सारे नारे में सारा कुछ आकार ही हो गया।
क्या अमेरिका के प्रोफेसरों ने अपने क्लास में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया है? या ट्रिलियन डॉलर की बात इसलिए होने लगी है कि यह सुनने में नया और बड़ा लगता है, लेकिन इससे हम अपनी आर्थिक हकीकत को कब तक छिपा सकते हैं?